गॉड्स होता है, देव भगवान होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जन्म हुआ। सनातन धर्म का जो देव देवी होता है विष्णु जी का एक ही शब्द था। ये जो साइंस होता है तो आज तक यूनानिमसली ये साइंस का मतलब नहीं इंडियन कल्चर से मिलता, क्योंकि पानी केवल इंदस रिवर के पास नहीं थे, वो सरस्वती नदी के पास। महाभारत में उतना है नहीं। कभी कभी भक्त भी भगवान हो जाते हैं, शरीर लेके ही काम होता। शिव जी का 5 पहला अवतार के बारे में बताया गया। व्यासदेव का मतलब होता है जो वेद का विन्यास करते थे। शिव जी थोड़ा अलग, शिव जी भोले भी थे, सबका उन्नति चाहते कि कोई शिव बन सके, तपस्या करके विष्णु नहीं बन सके। भारत का बहुत सारे जगह, लेकिन कैलाश है तो 5 कैलाश। जो लेटेस्ट बोलते हैं वो भी 4000 साल पुराना इंडियन कल्चर का अफगानिस्तान का, जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए। अब देखिए पूरा दुनिया में ट्रेड लेके ही तो वार हो रहा है अभी। हेलो एंड वेलकम टू द पीजी शो। मैं हूं प्रश्न गुप्ता AKA पीजी, ऑथर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल और नॉलेज पैक्ड होने वाला है, क्योंकि आज हम हमारे साथ एक ऐसा गेस्ट लेकर आए हैं जो हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे जीते भी हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर रजत पाल, जो करेंटली वेस्ट बंगाल में एडिशनल लेबर कमिश्नर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक सीनियर ऑफिसर तक सीमित नहीं है, वो एक पैशनेट हिस्टोरियन, रिसर्चर और प्रोफोलिक ऑथर भी हैं। उन्होंने अपनी हिस्टोरियन जर्नी 2004 में शुरू की और अपने सपने के साथ भारत के छुपे हुए इतिहास, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का तय किया। पिछले कई सालों में उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मैथोलॉजी पर गहरा रिसर्च किया है। 2010 से लेकर आज तक उन्होंने बंगाली और इंग्लिश में करीबन 28 किताबें लिखी हैं विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स और बहुत सारी बातें। उनका काम इंडियन मैथोलॉजी को साइंटिफिक और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझाना है, और वो हमें बताते हैं कि वेदास, पुराण और एंशिएंट टेक्स्ट सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि नॉलेज सिस्टम है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और भारत की एंशिएंट विजडम की उन पहलुओं को अनलिश करने वाले हैं जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते। सो गेट रेडी टू डाइव इनटू द रूट्स ऑफ इंडिया विद अ मैन who connects administration, history, research and culture in the most powerful way. Please welcome Mr. रजत पाल, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है हिस्ट्री याद रखने के लिए नहीं, समझने और जीने के लिए होती है। So let's welcome Mr. रजत पाल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रसेनजीत गुप्ता फॉर इनवाइटिंग मी हियर। शायद लगता है कुछ नया बात बोल सकते हैं आज यहाँ पे जो आपका दर्शकों का अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर इंट्रोडक्शन। या डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आज हम रजत सर से हिस्ट्री की उन चीज़ों के बारे में बात करें जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लोगों को पता भी नहीं है। आप खुद सोचिए, लोग जानते हैं कि विष्णु जी के 10 अवतार होते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि शंकर जी के भी बहुत सारे अवतार हैं और हर अवतार से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लोगों को लगता है कि केवल शंकर जी हिमालय में रहते हैं या कैलाश में रहते हैं, लेकिन रजत सर से हम आज जानेंगे कि आखिरकार शंकर जी और कहां कहां रहा करते थे, उनकी जीवनी कैसी थी और किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति से आज के जीवन में हम चेंजेस ला सकते हैं, आज के दिनचर्या में हम कैसे अपने लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। बिकॉज शंकर जी की जो जिंदगी है, लॉर्ड शंकर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो सबसे पहले रजत सर, इससे पहले कि हम शुरू करें अपने इंडियन मैथोलॉजी के बारे में, मैं आपको आपका शुक्रिया अदा कहूँगा और आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी और उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की पढ़ाई की। उससे पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि लोगों को क्या लगता है कि एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, दे आर वेरी हैप्पी, गुड टू गो, लाइफ सेटल्ड है, करेक्ट? सो आपने एज ए हिस्टोरियन कैसे शुरुआत की, और उसके पहले हम जानेंगे कि आखिरकार गवर्नमेंट जॉब आपने किस ईयर में लिया और यही फील्ड आपने क्यों चूज किया? हाँ देखिए, मैं अब पहले जो शुरू किया, अगर कोई नौकरी मिल जाए तो लाइफ हो गया।
लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई बिजनेस करे, नौकरी करे, ये तो फॉर लाइवलीहुड होता है। लेकिन ये क्वेश्चन तो आता है, जियो किस लिए? वो तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, अच्छा रहने के लिए नौकरी या बिजनेस हो सकता है। लेकिन ये जो लाइफ मिला है, आई एम एन थेइस्ट, ईश्वर से बिलीव करता हूँ। ये जो पैदा हुआ, ईश्वर जन्म दिया, इस जन्म का कुछ काम तो होना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। इसी हिसाब से मैंने सोचा कि इतिहास, हमारा इंडियन का कल्चर बहुत पुराना है, बहुत 5,000 साल, 10,000 साल का जो बोलते हैं, उसका इतिहास क्या है। और हम लोग जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे तो इतिहास तो पढ़ाता नहीं, क्योंकि जो वेस्टर्न फिलोसफी है हिस्ट्री लेके, वो तो एविडेंस से बात करता है। लेकिन इंडिया का जो कल्चर होता है, जो पुराण बोलते हैं, ये पुराण तो एक ही हिस्ट्री होता है। जो वैदिक कल्चर में पुराण भी एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ने का। उसमें बहुत सारी चीज़ लिखा जाता था। पुराना ओल्ड जो किंगडम होते थे, वो राजा होते थे, मुनि ऋषियों होते थे, उनका काम वो नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें जब पढ़ते थे, जब मैं स्टूडेंट थे, तो लगता था वो पुराण को वेस्टर्न फिलोसफी में नेगेट कर दिया। क्यों नेगेट कर दिया? क्योंकि वह पुराण पढ़ते पढ़ते मौर्य पीरियड आ गया, गुप्त पीरियड आ गया, तो बोलते थे कि ये हिस्ट्री इतना पुराना तो है ही नहीं जो पुराण लिखा है। जैसे कि आपको मालूम होगा, विष्णु पुराण एक पुराण है, ब्रह्म पुराण एक पुराण है, गरुड़ पुराण है। तो अब जब विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें जाके देखेंगे कि मौर्य राजा का भी नाम होता है, अशोक का नाम है, सबका नाम है। तो पुराण इतना पुराना होगा तो अशोक का नाम कैसे आएगा? अशोक तो है 2,000 2,500 साल पुराना, तो पुराण 5,000 साल का कैसे हो सकता है? तो बाद में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ, एक पुरानिक हिस्ट्री होता है कि एक कॉन्टिन्यूअस कोर्स होता है। ऐसे कि आज लिखा गया, 50 साल पहले ऐड होता जाता गया। यही पुराना इंडियन कल्चर था। जो हिस्ट्री होता है, एडिशन होते 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 जब गुप्त पीरियड आ गया तो उस तक लिखा गया। इसका मतलब है ही नहीं कि गुप्त पीरियड में ही पुराण लिखा गया। पुराण लिखता था तो बहुत पुराना अमल से। अब सोचिए, जब महाभारत पढ़ेंगे, जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, जब पांडवों का स्वर्ग यात्रा भी हो गया, उसके बाद परीक्षित हुआ था राजा, उस समय में एक यज्ञ हुआ, जब कुछ मुनि ऋषि होते थे जो पुरानिक हिस्ट्री बोलते थे। उसमें एक ऋषि था जन्मेजय, उनका नाम आया। उनके पूछा गया कि आप प्लीज़ बताइए क्या क्या हुआ थे। और जो मेन पुराण होता है उसमें भी आपको मिलेगा कि नैमिषारण्य होता था। नैमिषारण्य आजकल नेमिषार बोलता है, यूपी में नेमिषार बोल के एक प्लेस होता है, वो पुराना नैमिषारण्य होता था। उसमें पुराना समय में मुनि ऋषियों का वास होता था। ओके। वो लेके कुरुक्षेत्र लेके आज का गोमती का मतलब होता है अयोध्या की नज़दीक, ये पूरा था एक वन, अरण्य, फॉरेस्ट, नैमिषारण्य बोलते थे। तो वहाँ पे मुनि ऋषि लोग मिल के शास्त्र चर्चा करते थे, लिखते थे, बात करते थे। तो सभी पुराण का कहानी आता है वहाँ से। एक रोमहर्षण कह के एक मुनि आया था, सब नारद जी सब लोग मिल के बोला क्या क्या हुआ था ये बताइए। वो लिखा गया था। ये है पुराने हिस्ट्री, कब क्या हुआ था एक एक करके। तो ये हिस्ट्री तो मानते नहीं वेस्टर्न लोग। तो सभी जो ओल्ड सिविलाइजेशंस होते हैं उनका हिस्ट्री कहीं भी कहाँ पे लिखा हुआ है, उसका तो एविडेंस सब कुछ मिलता नहीं। और जो मिलता है वो भी डिस्टॉर्टेड हो गया, मानते नहीं। तो ये लेके रिसर्च करते करते मेरे दिमाग में आया कि कुछ बातें हैं जो बोलना चाहिए, जो हम इंडियन लोग को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो ये करते करते आ गया ये किताब। ओके। फिर आपने जर्नी शुरू की किताब लिखने की, एंड वो चीज़ें काफ़ी फेमस भी हुई अलग अलग। आपने बांग्लादेश में भी लिखा है ना, आपने अलग देशों के लिए भी उस लैंग्वेज में किताब लिखी है। सो हम सबसे पहले बात करेंगे इस आपकी पहली किताब के बारे में, जो है डिस्पेरिमेंट डिसफरमेंट ऑफ इंडस सरस्वती स्क्रिप्ट। सो बेसिकली ये किताब किसके बारे में और हमें हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में किताब क्या बताती है? ये जो साइंस होता है, ये हड़प्पन सिटीज में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सील होता था। ओके। सील में थोड़ा कुछ साइन होता है। ठीक है।
तो आज तक यूनानिमसली ये साइन का मतलब नहीं मिला, सब सब एक मत है नहीं इसमें क्या लिखा है। कुछ लोग कहते थे ये सिर्फ डिज़ाइन है, आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ लिखा है। तो ये मेरा भी एक काम है, इसमें हम दिखाया गया कि ये साइंस जो है ये अल्फ़ाबेट्स होता है, लेटर्स होता है। ओके ये जैसे इंडियन वर्ण में अ आ क ख ग घ होता है, इसमें भी ये सारे लेटर्स लिखा है। ओके ये लेटर्स का मीनिंग डिकोड किया था। उसमें वो जो सील में जो 4-5 साइंस है वो लेके कुछ वर्ड भी निकल आया ओके जो इंडियन कल्चर से मिलता है। ओके ये लेके पहले किताब था वो इन द साइन जो है वो साइन का डिकोडिंग का प्रयास था ये। और ये नाम इंदस सरस्वती इसीलिए है क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंदस सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि पहले जो डिस्कवरी हुआ राखालदास बंदोपाध्याय, आर डी बनर्जी, ये लोग डिस्कवर किया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इंदस वैली और सिंधु सिंधु रिवर उसके नज़दीकी थे। तो बाद में दिखा गया जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस का सेटलमेंट्स साइट्स 3000 से ज़्यादा आ गया। ओके उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पुराना सरस्वती रिवर की नज़दीक में था। वो रिवर तो बहुत इम्पोर्टेंट होता था। रिवर पुराना जितने सिविलाइजेशंस है वो देखिए रिवर के पास में है। और मेसोपोटामिया जाइए यूफ्रेटिस टाइग्रिस होता है, चीन में जाइए यांग सिकियांग होता है, इजिप्ट में जाइए नाइल रिवर होता है। और रिवर लेके ही सिविलाइजेशन होता था, क्योंकि 2-3 बातें थोड़ा सा दिमाग में रहेंगे तो बात करने से सुविधा होगा। रिवर का मतलब इतना अहमियत क्यों थे? क्योंकि पानी, ग्राउंड वाटर का तो कोई मतलब था ही नहीं उसी समय, ट्यूबवेल वगैरह होता नहीं, वो जो पॉन्ड होते थे और रिवर होते थे, रिवर से पानी मिलता था। वो नहाने का पानी, पीने का पानी, कपड़ा धोने का पानी, वो जो गाय बाछुर होते थे उनका भी पानी, इरिगेशन और जो कल्टीवेशन, पानी तो बहुत जरूरी था, राइट। उसके साथ साथ रिवर कम्युनिकेशन का वही भी होता था। इतने तो रोड सड़क होता ही नहीं, पूरा जंगल होता है, तो रिवर से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, जाने का रास्ता मिलता था। तो वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो केवल इंदस रिवर के पास नहीं थे, वो सरस्वती नदी के पास भी थे, इसीलिए नाम रखा गया इंदस सरस्वती स्क्रिप्ट। इसका कारण ये है वो प्रयास था स्क्रिप्ट का माने डिकोड करने का। ओके अभी जैसे आपने ये भी बात कही कि शिव के बहुत सारे अवतार रहे हैं, तो शिव के क्या क्या अवतार है? देखिए हमारी जानकारी में तो ये है कि शिव का एक ही अवतार है ना। हमने केवल विष्णु के अवतार सुने हैं कि विष्णु के 10 अवतार थे, अलग अलग वराह अवतार और नरसिंह अवतार वगैरह वगैरह, कृष्ण अवतार, राम अवतार। तो शिव के बारे में चर्चा बड़ी कम हुई है। तो पहले आप ये बोलिए अवतार क्या होता है, ये आपका दिमाग में क्या है, आप क्या समझते थे अवतार बोल के क्या? मुझे लगता है कि अवतार का मतलब पुनर्जन्म, वापस से कोई एक इंसान का दूसरा जन्म हुआ है किसी एक मकसद के साथ में। जैसे अगर आम इंसान की भाषा में बात करें कि अगर मेरा दूसरा जन्म हुआ है तो मैं पुनर्जन्म कहूँगा। अगर मान लीजिए कोई सुपर पावर है, वो किसी एक मकसद से, किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन को लेके वो दोबारा जन्म ले रहा है धरती पर किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो उसको अवतार कहेंगे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब बिल्कुल सही है। तो बात ऐसे है कि हम आम आदमी, हम जो इंडियन होता है, हम जो हिंदू लोग होता है, ये तो बिलीव करते हैं पुनर्जन्म, तो बिलीव करते हैं आत्मा का जन्म होता है जब तक मोक्ष ना मिल जाए। अगर मोक्ष मिल जाते हैं तो आप भगवान से एक हो जाते हैं, तब जन्म नहीं होता है। ये जो मर्त लोग है अर्थ में जन्म नहीं होता है, ये आम आदमी के लिए ऐसा होता है। लेकिन जो गॉड्स होते हैं, देव भगवान होते हैं, भगवान जैसे होते हैं, वो तो आम आदमी होते ही नहीं। उनका जन्म लेने का कुछ मकसद तो होता है जो आप बताया गया। देखिए आप गीता में तो सब लोग जानते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि जुगे जुगे। तो वो लोग आते हैं, वो जो शक्ति होता है, आप ये विष्णु बोलिए, आप शिव जी बोलिए, आप देवी माँ भी बोलिए, अब देखिए बहुत सारे रूप होते हैं, सब देव देवियों का बहुत रूप होता है, बहुत रूप है, राइट। तो वो रूप की अलग अलग टाइम पे अलग अलग जन्म हुआ, कुछ अलग अलग काम के लिए। उस हिंदू सनातन धर्म का जो देव देवी होता है, सभी बार बार ये पृथ्वी में आए थे
वो सारे कहानी हमारा वेद पुराण में लिखा है। विष्णु जी का 10 अवतार के बारे में जितना चर्चा हुआ, बाकी चर्चा उतना हुआ नहीं, लेकिन यह भी लिखा है। और एक इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूँ। अब तो भागवत सुना है, भागवत पुराण भी एक पुराण है, गीता नहीं, भागवत जो पुराण होता है, जहाँ पे किशन जी का पूरा लाइफ बताया गया, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ कंस के कारागार, कहाँ के द्वारका का कहानी, पूरा वो भागवत में लिखा है। महाभारत में उतना है नहीं। महाभारत तो पांडव कौरव के बीच का खेल है एक्चुअली। किशन जी का कहानी उतना है ही नहीं। हाँ, करेक्ट। वो कहानी ज़्यादा से भागवत में होता है और हरिवंश में होता है। तो भागवत में आप जाइए तो पहला जो चैप्टर है वहाँ पे आप देखेंगे विष्णु जी का 21 अवतार है। हम अच्छा। समझते हैं 10 अवतार है, लेकिन विष्णु जी का और सारे बहुत अवतार थे। हम लोग तो जो 10 अवतार पाया गया उसमें आप देखेंगे जो कुछ इंसान भी नहीं थे। मत्स्य मछली अवतार है, बराहो की पिग शुक्र अवतार है, ये तो इंसान भी नहीं थे। राम जी, परशुराम जी, ये तो इंसान है। लेकिन भगवत की फर्स्ट चैप्टर में 21 अवतार के बारे में बताया गया। उनमें कपिल मुनि भी एक अवतार है। कपिल जी को आपको मालूम है, जो गंगा सागर मेला होता है हर साल बंगाल की बंगोपसागर में एक बहुत बड़ा मेला होता है कपिल मुनि का। एक कपिल जी भी विष्णु का एक अवतार माना जाता है। आपको सुन के इंटरेस्टिंग आएगा, जैन धर्म, जो जैन कल्चर होता है, जैन में जो तीर्थंकर, पहला तीर्थंकर होता है ऋषभ जी, ऋषभनाथ, वो भी विष्णु जी का एक अवतार है, भागवत में लिखा है। अब विष्णु जी का 21 अवतार के बारे में इतना चर्चा हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि 10 अवतार पॉपुलर हुआ, उसमें आप देखिए कि गौतम बुद्ध को भी अवतार मान लिया। तो ये है इंडियन कल्चर का ग्रेटनेस। जो भी बहुत महान काम हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ, कोई समाज के सुधरने के लिए काम हुआ, जो ये काम किया है वो अवतार मान लिया है। तो गौतम बुद्ध का मतलब विष्णु जी का अवतार था, गौतम बुद्ध की कोई रिलेशन नहीं था उनके बीच? नहीं, 9th अवतार माना गया। अच्छा। गौतम बुद्ध विष्णु जी का 9th अवतार है, क्योंकि 8th अवतार तो किशन जी माना गया, और 10th बोलता है कल्कि जो आएगा, और कई बता रहा है जन्म भी ले चुका है, वो तो दूसरा सब्जेक्ट है। ये गौतम बुद्ध होता है 9th अवतार। ओके। ये भागवत भी लिखा है, बहुत सारे पुराण में लिखा है। तो आते हैं शिव जी के बारे में। पुराण बहुत सारे होते हैं, मेन 18 पुराण से। ओके। जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे नारद पुराण होता है। इसमें जो शिव जी के लेके 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट पुराण होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? शिव महापुराण पहला, लिंग पुराण एक पुराण है, कूर्म पुराण एक पुराण होता है, वायु पुराण एक पुराण है। वायु एक देवता है। आप जो वैदिक जो देव देवी मानते हैं ना, इंद्र है, वरुण है, वायु भी एक, वायु का मतलब पवन देव। हनुमान जी पवन देव का बेटा माना जाता है, भीम भी पवन जी का बेटा माना जाता है। पवन एक देवता है। वायु पुराण है, एक वायु देव के लेके पुराण है, और गरुड़ पुराण है। तो वायु पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, ये पुराण में शिव जी का पूरा डिटेल्स बताया गया, कब कब कौन कौन शिव जी का अवतार का जन्म हुआ। तो पहले 5 अवतार के बारे में बताया गया। वो जो पहले बोला था ना, रोमहर्ष मुनि नैमिषारण्य में गए थे नारद जी ने, हमारा नारद जी भी एक पुराण माना गया भागवत में। नारद जी भी एक विष्णु का अवतार माना गया। एक नारद पुराण भी एक है। इसका चर्चा ज़्यादा होता है नहीं, ये 10 अवतार का चर्चा होता है। तो कभी कभी भक्त भी भगवान हो जाता है। तो एक दफ़ा पे नारद जी भी स्वयं विष्णु के अवतार भी बन चुका थे। तो वहाँ पे पहले हमारा जो टाइम पीरियड होता है ना, एक सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग ऐसे तो बोलता है, कली युग तो बोलता है। उसी हिसाब से हमारा पुराना वेद में और सारे टाइम का हिसाब होता है। कल्प एक हिसाब होता है, कल्प। ओके। इसका कितना ईयर है ये डिस्प्यूटेड है। तो बहुत सारे कल्प होता बोला गया। तो लिंग पुराण में
29th कल्प, एक टाइम पीरियड समझ लीजिए 500 ईयर, 500 ईयर्स की, 100 ईयर्स की, 1000 ईयर्स, ये डिस्प्यूटेड है। बहुत सारे पंडित बहुत बोलते हैं टाइम कितना हुआ। तो 29th कल्प में पहला जो शिव जी के बारे में बताया गया, ये सद्दजात, सद्दजात शिव, ये नाम का मीनिंग आप समझिए। सद्दजात, पहला अभी जन्म हुआ। ये जो पहले ये समझ लीजिए, आपको मालूम भी शायद होगा कि ये जो शिव जी, विष्णु जी, माता पार्वती जी है, ये तो एक बहुत बड़ा शक्ति का ये है। ये जब धरती में आता है तो बोलता है अवतीर्ण हुआ। एक स्वर्ग सोचिए कि देवलोक सोचिए, वहाँ से जब धरती में जन्म लेता है, वो करता है अवतीर्ण होता है कि कोई उच्च अवस्था से यहाँ पे आता है, तब जाके अवतार बोलता है। अच्छा, वो, और हम जैसा आम आदमी के लिए रीबर्थ बोलते हैं, जन्मांतर बोलते हैं। जब महाशक्ति का धरती में आता है तो वो बोलते हैं अवतार, क्योंकि अवतीर्ण हुआ, ऊपर से यहाँ पे आया है। स्वर्गलोक तो ऊपर होता है, वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में ऊपर बोलता है, ऐसे कि नहीं कि आकाश में है, ऐसा नहीं, स्पिरिचुअली हायर मतलब ऊपर वाइब्रेशंस, ऊपर की फ्रीक्वेंसी से हायर रियल्म, आई गॉट इट, समझ गया मैं, ठीक है। हायर रियल्म से लोअर रियल्म में आता है, जहाँ पे ये पंचभूत का शरीर में जन्म लेता है और ये शरीर लेके ही काम होता है। तो शिव जी का 5 पहला अवतार के बारे में बताया गया। सद्दजात पहला है, दूसरा है वामदेव, तीसरा है तत्पुरुष, ओके, चौथा होता है अघोर, और पंचम होता है ईशान। अब ईशान तो नाम सुना है, ईशान कौन बोलता है? नॉर्थ ईस्ट दिशा, डायरेक्शन के ईशान बोलते हैं। तो ईशान भी एक पंचम अवतार। और वामदेव का नाम अब सुना है, ये वामदेव इंटरेस्टिंग नेम है, क्योंकि ऋग्वेद में वामदेव का एक पूरा चैप्टर है। ऋग्वेद में 10 मेन चैप्टर्स होता है, जो ऋग्वेद में मंडल बोलता है, पहला मंडल, दूसरा मंडल। तो 4th मंडल का पूरा श्लोक वामदेव के नाम पे आता है। ये वामदेव खूब इम्पोर्टेंट था उसी समय में। ओके। तो वामदेव था। तो वामदेव का बेसिकली रूपरेखा कैसा था, या उन्होंने वामदेव के अवतार में बेसिकली क्या किया था? ये डिटेल्स तो है नहीं, लेकिन ये बताया गया कि एक तो मेडिटेशन होता है, और उनका बेसिकली शिव जी से जो रेड वस्त्र का, ये पहले जो सद्दजात बोला गया, उसमें वाइट ड्रेस बताया गया, उसमें वो जटा, त्रिशूल ऐसा पहले था नहीं। अच्छा, उस बाद में एडिशन हुआ। वामदेव जी जाके लाल 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 वस्त्र में लाल रहते वस्त्र में आया था, वो लाल कल्प बोलता है। उसके बाद में जो अघोर, अब बहुत सारे सन्यासी के बारे में सुना होगा, हाँ, अघोरी अघोरी साधु महात्मा जो हाँ, होते हाँ, हैं, साधु महाराज जो होते हैं, ये एक यौगिक अवस्था था। घोर का मतलब होता है अटैचमेंट, ओके, कि हमको पैसा से अटैचमेंट है, ये से या किसी attachment मेटेरियल है, से चीजों से अटैचमेंट है। अटैचमेंट है। जब अटैचमेंट हट जाता है तो अघोर होता है। ओके, जब मोह माया मोह बेसिकली निकल माया जाता से है। मुक्त होता है, तो अघोरी तपस्या उसी हिसाब से आई। वो अघोर शिव से ये चालू हुआ उसी समय से। तो उसमें क्या अलग शक्तियाँ आ जाती हैं, मतलब जो अघोरी साधु महात्मा भी होते हैं, जो हम देखते हैं कई बार न्यूज़ में, टीवी में, कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, तभी बेसिकली उन्हें देखा जाता है, तो वो क्या बहुत हार्ड तपस्या होती है, उसमें क्या बहुत अलग शक्तियाँ आ जाती हैं इंसान में? देखिए, आप तो मेडिटेशन थोड़ा कुछ जानते ही है। अलग अलग मेडिटेशन से अलग अलग शक्ति तो आता है। ये ब्रह्मांड में बहुत सारे शक्तियाँ फ्लोज होता है, फ्रीक्वेंसी चलता है। अब क्या लेके तपस्या करेंगे, मेडिटेशन का वे क्या है, इसमें तो अलग अलग शक्ति आता है। लेकिन अघर का मतलब ही होता है डिटैचमेंट। ओके, वो डिटैचमेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग है। और तत्पुरुष जो है, पुरुष, वो जो कपिल मुनि का एक सांख्य फिलोसफी है। सांख्य फिलोसफी में बोलता है कि ये दुनिया में पुरुष है, प्रकृति है। ये पुरुष प्रकृति का मतलब मेल फीमेल होता नहीं, ये कुछ फीचर्स है। ये प्रकृति, ये नेचर के तो प्रकृति बोलता है हमारा जो नेता। और पुरुष एक सत्ता है। तो जो शिव जी का में वो पुरुष सत्ता का आविर्भाव हुआ था, वो था तत्पुरुष। ओके,
अभी कभी कभी जगह में अब बहुत सारे मंदिर होता है, एक ही शिवलिंग में 5 फेसेस होता है, देखा है अभी हाँ कभी? देखा है, मैंने देखा है। वो पंचलिंग बोलता है एक साथ में। और साउथ में मेरे पास पिक्चर भी है, एक ही जगह में 5 शिवलिंग बैठाया गया। ये पंचलिंगों का मतलब 5 शिव जी का अवतार होता है, जो शुरू हुआ सद्दजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर एंड ईशान। ये 5 से ये जर्नी शुरू हुआ था। ओके। ये अलग अलग कल्प का कहानी था और उनका फॉलोअर्स भी थे। लेकिन ये सब कहानी आएगा महाभारत से आगे, बहुत पहले। वो जो टाइम पीरियड बताया गया हमारा पुराण में, आप देखिए वैवस्वत मनु, आप नाम सुना है? मनु तो 7 मनु तो बोलते हैं, स्वयंभुव मनु, सरोचिस मनु, चाक्षुष मनु। मनु जी का, मनु जो पीरियड होता है, वैवस्वत मनु का पहले एक प्रलय हुआ था, पूरा पानी से भरा गया था, एक मछली से आके बचाया गया। वो मछली बोलता है विष्णु जी का एक अवतार, जो वैवस्वत मनु से फिर से वो इंडिया में फिर से एक सिविलाइजेशन शुरू हुआ। वो जो दापर पीरियड होता है, त्रेता से बाद में ये दापर आता है। दापर में पुराण में ही बोला गया, अलग अलग व्यासदेव होते थे, मालूम है आपको? हम तो नहीं। व्यासदेव एक ही, जो महाभारत लिखा है कृष्ण द्वैपायन व्यास बोलते हैं। व्यासदेव का मतलब होता है जो वेद का विन्यास करते थे। वेद जो है, वेद तो बहुत सारे हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अच्छा, एक बात भूल जाऊंगा, वो ऋग्वेद में भी शिव जी का बहुत सारे बार जिक्र किया है। शिव जी का नाम है, ईशान नाम है, वामदेव का तो एक पूरा चैप्टर ही है, पूरा चैप्टर ही है। उनमें एक शिव जी के रुद्र नाम के ज़्यादा पुकारा गया। रुद्र का एक नाम ऋग्वेद में लिखा गया उग्रो। ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। रुद्र। जस्ट टेल मी वन थिंग, जैसे ये बात तो क्लियर है कि देखिए विष्णु जी के अवतार के बारे में ज़्यादा व्याख्या हुई है, टीवीज़ में भी, मूवीज़ में भी और किताबों के ज़रिए भी। लेकिन हर बार एक चीज़ बताई गई है कि जो भी अवतार हुआ है वो किसी पर्पस के लिए हुआ है। जैसे कृष्ण का जो अवतार हुआ तो वो कंस के वध के लिए हुआ, फिर महाभारत में अपने रोल को निभाने के लिए हुआ, अर्जुन को एज अ सारथी दिखाया गया। जैसे राम जी का जो अवतार हुआ वो रावण के वध के लिए हुआ, वगैरह वगैरह। तो शंकर जी के जो अवतार हुए वो बेसिकली किस कारणवश हुए, मतलब व्हाट वाज द रियल पर्पस? हाँ, 1-2 मिनट पहले से बात लेके आऊँगा कि ये जो हमारा वैदिक कल्चर है, जो संस्कृत लिटरेचर है, अब देखिए 2 ग्रुप्स आप पाएंगे, देव ग्रुप पाएंगे, असुर ग्रुप पाएंगे। उनमें से लड़ाई चलता है, बहुत सारे लड़ाई हुआ है। तो देवगष्टी जो था, देव ग्रुप जो था, उसमें विष्णु था, इंद्र था। इंटरेस्टिंग बात में भागवत में 14 इंद्र का नाम भी बुलाया गया, इंद्र भी एक नहीं थे। अच्छा, उनके भी 14 अवतार हुए हैं। 14 नाम मिला है, और सारे नाम हैं। ओके। 14 मिला है भागवत में। तो ये लोग का, देवलोक से असुर लोक का एक फाइटिंग पहले से ही होता था। शिव जी थोड़ा अलग थे, उनका आशीर्वाद तो असुर लोक को भी मिलता था, देवलोक को भी मिलता था। शिव जी को हम नटराज बोलते हैं, तांडव बोलते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय बोलता है। लेकिन शिव जी बहुत शांत है। वो ये के मार डालूंगा, इसका ख़त्म कर डालूंगा, ऐसे काम के लिए आते थे नहीं। ये सबका उन्नति के लिए, ये मेडिटेशन करो, योग साधना का अभ्यास करो, ये जो आयुर्वेद चर्चा करो, ये नृत्य के लिए, ये बहुत सारे शिव जी का एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होता है। वो बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि एक वो कल्याणमय मूर्ति, क्रिएटिविटी राइट, के जितने भी रूप हैं, राइट, वो शिव जी के द्वारा ही निकले हैं। राइट। और जब परिस्थिति बहुत सारे खराब होते थे, तब जाके शिव जी का प्रहार मिलता था। लेकिन पहले ही प्रहार नहीं करते थे। बहुत उदार होता है, भोलेनाथ बोलते हैं, आशुतोष बोलते हैं शिव जी, जो जाके साधना करते थे उसका भी वर दे देता। रावण का भी वर दे दिया, बहुत सारे असुर का वर दे दिया। एक भस्मासुर था, उनका भी ये वर लेके शिव का भी वध करने निकल गया। तो शिव जी भोले भी थे, सबका उन्नति चाहते थे। ये ना तो देव लोगों का था, ना असुर लोगों का था, सबके लिए। और बहुत सारे क्रिएटिव काम भी होता है इंडिया में। जो यौगिक रीति है, योग, योगा,
ये शिव जी का दिया हुआ है। जितना भी आयुर्वेद हुआ ये शिव जी का दिया हुआ है। जितना आर्ट कल्चर होता है वो शिव जी के दिया हुआ है। एक एक शिव जी का एक एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी में। लेकिन वो मेडिटेशन ये तो शिव जी का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके। विष्णु विष्णु जी का जो रूप आया, अब देखिए सब वार है, बैटल है, युद्ध किया है। अधिकांश परशुराम पूरा क्षत्रिय वध कर दिया, राम ने जाके रावण का वध कर दिया, कृष्ण ने वध कर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले जो निशिंग अवतार था हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। लेकिन शिव जी के अवतार का वध करने के लिए आता है नहीं, ये मॉडिफाई करने के लिए, सबको भगवान बनाने के लिए। शिव जी का फिलोसफी ऐसे है कि कोई शिव बन सकता है। ये कोई तपस्या करके विष्णु नहीं बन सकता, कोई कृष्ण नहीं बन सकता, उनका आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन कोई जो तंत्र होता है, वो जो सब्जेक्ट होता है, खुद ही शिव बन सकता है। ये एक अद्भुत फिलोसफी है। समझ गया। जैसे राजा सिद्धार्थ जो थे उन्होंने ध्यान किया और वो बुद्ध बन गए। तो इसलिए उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। बेसिकली नाम तो गौतम था, बुद्ध तो वो बन गए। तो आप ये कह रहे हो कि बेसिकली इंसान शंकर बन जाता है, जिसको आप बुद्ध कह लीजिए, शंकर कह लीजिए। ये फिलोसफी में है भी। और आज तो नहीं बताऊंगा, ये बात आप दिमाग में रखिए। बुद्ध भी 27 थे, गौतम बुद्ध 27 थे। ओके। उसका भी पहले 26 बुद्ध थे यार। ये भी किताबों में है, ये भी वेद में लिखा गया है। वेद में है नहीं, बुद्धिस्ट किताब में है, उनका फिलोसफी में है। तो जैसे कि मैंने बोला ना, एक जैन तीर्थंकर वो भी शिव बन गया, ऋषभ नाम के, वो शिव भी बन गया, वो विष्णु का अवतार भी बन गया। और जो शिव जी बार बार आए थे, उनका एट्रीब्यूट डेवलप हुआ। और भारत का बहुत सारे जगह में हम जो कैलाश बोलते हैं, कैलाश तो हम एक ही जानते हैं, तिब्बत। लेकिन कैलाश है तो 5 कैलाश, पंच कैलाश। और तो बाकी और कैलाश कहाँ है? बाकी और कैलाश 4 तो इंडिया में है, ज़्यादा बात होता नहीं। एक आपका उत्तराखंड में है, तिब्बत की बॉर्डर में आदि कैलाश कहते थे। ओके। कहते हैं, या आजकल लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज जर्नी होता है। आदि कैलाश नाम याद रखिए, आदि कैलाश है, ये भी आदि है। ओके। इसके बाद एक किन्नर कैलाश है। ओके। एक शिखंड कैलाश है, शिखंड महादेव कैलाश है। एक तो श्री कैलाश है। बहुत सारे कैलाश है। ये एक एक कैलाश अलग अलग शिव जी अवतार का कर्म क्षेत्र था। वो जो मणि महेश कैलाश एक कैलाश है, वो हिमाचल में है। 3-4 हिमालय में है, 3 हिमालय में है, एक तो उत्तराखंड में है, नेपाल बॉर्डर में है। आदि कैलाश में आजकल लोग जाते हैं। वो तिब्बत में अंत में जाके हुआ। जो मैंने बोल रहा था कि पुराण में 28 शिव जी का नाम बोला गया, उसमें से पहले जो 10-11 शिव जी का क्षेत्र था वो तो हिमालय में था। ओके। हिमालय तो बहुत सारे, बहुत विशाल एरिया है, अलग अलग जगह पे। बाद में वो प्लेन लैंड में भी कर्म क्षेत्र बना, एक बेनारस में बना। बेनारस में काशी विश्वनाथ जो शिव है, वो शिव जी का नाम भी बताया गया है, अलग अलग नाम। वो जो ह्यूमन फॉर्म में आए थे, अलग अलग नाम भी थे। जो बेनारस में आया था शिव जी, वो तो 22 था। वो जो 28 शिव अवतार बोल रहा हूँ, 22 था, उनका नाम था लांगुली। लांगुली। और वो जो शिवलिंग का प्रचलन उसी समय से हुआ था। एक कहानी पाओ गया स्कंद पुराण में। शिव जी वहाँ का राजा था दिवोदास। उन्होंने शिव जी को बनारस से निकाल दिया था एक कुछ दिन के लिए। उसी समय में जो उनका भक्त थे, तो शिव जी का दर्शन के बिना नहीं रह पाता था। उसी समय वो शिवलिंग का प्रवर्तन किया जाए, ये मेरा प्रतीक है, सिंबल है, इसके पूजो। और इंटरेस्टिंग बात है, जब हड़प्पा एक्सकैवेशन हुआ इंदास वैली में, उसमें भी शिवलिंग मिला। वो कालीबंगन एक इंदास वैली का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ पे शिवलिंग मिला। वो बेलूचिस्तान में 2-3 जगह पे शिवलिंग मिला। वो इंदास वैली सिविलाइजेशन है, बहुत सारे इलाका में शिवलिंग का
वो उसका टाइम अब समझ लीजिए 4,500 5,000 साल पुराना। शिव का चर्चा अब इंदस वैली लोगों को एरियन कहेंगे, नॉन एरियन कहेंगे, वैदिक कहेंगे, जो भी कहेंगे, शिव जी का तो पूजा होते थे उसी समय। तो ये उस समय जैसे मान लीजिए इंडियन कल्चर जो है, अभी इस पर बहुत डिबेट चलता है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में ही सब कुछ हुआ, कुछ लोग कहते हैं बाहर से कुछ लोग आके किए। तो एग्जैक्टली हिस्ट्री है क्या? मतलब क्योंकि देखिए इंडिया में इतनी चीज़ें हुई हैं भारत में कि बाहर से बहुत लोग आए, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, उसके पहले भी कई लोग आए जो व्यापार के मकसद से आए, लेकिन बाद में उन्होंने राज्य कर लिया। 200 साल, किसी ने 100 साल, किसी ने पता नहीं कितने साल। सो एग्जैक्टली वो हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी ना प्रॉपर क्लियर नहीं है लोगों के बीच में। तो वो मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली भारतीय संस्कृति जो है वो कहाँ से शुरू हुई? हमारे यहीं से शुरू हुई कि कैसा क्या हुआ एग्जैक्टली? नहीं, अब वैदिक कल्चर जो बोलते हैं, ऋग्वेद तो ओल्डेस्ट लिटरेचर बोलते हैं। सारा दुनिया में जितना भी लिटरेचर है, ऋग्वेद ओल्डेस्ट है। ओके। इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। तो कुछ लोग क्लेम करते हैं ऋग्वेद जो लिखा गया है वो लोग बाहर रहते थे, एरियन कहते थे, आर्य, वो बाहर से यहाँ आए थे। लेकिन आजकल का नया जो गवेषणा होता है, नया जो उसमें दिखाया गया, एरियन नाम के कोई रेस कभी था ही नहीं। इट्स ए कल्चर, इट्स नॉट ए रेस। रेस तो है ही नहीं। एरियन नॉन एरियन ऐसा रेस कुछ नहीं था। जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, अब क्रिश्चियन और मुस्लिम अब कोई रेस नहीं बोल सकते थे। जो बंगाल में मुस्लिम है और जो अरब में मुस्लिम है, वो तो एक रेस है ही नहीं। कल्चर सेम हो सकता है, लैंग्वेज सेम हो सकता है, उनका जीने का तौर तरीका सेम हो सकता है, लेकिन रेस जो एंथ्रोपोलॉजिकल रेस होता है, जो जेनेटिक रेस होता है, तो अलग अलग होता है डिफरेंट जगह से। तो वैदिक एरियन तो कोई रेस है नहीं। और ऋग्वेद मैंने एक एक लाइन बार बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद, पहले याद रखिए कि ये ओल्डेस्ट लिटरेचर है, उससे आगे कुछ मिला नहीं आज तक। तो ऋग्वेद कब लिखा गया ये लेके कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन जो लेटेस्ट बोलते हैं वो भी 4,000 साल पुराना बोलते हैं। वो तो उससे भी ज़्यादा पुराना होगा, लेकिन अर्लीस्ट बोलते हैं 3,500 4,000 साल पुराना। उससे आगे कोई लिटरेचर मिला नहीं। और ऋग्वेद में अब श्लोक जो होता है वो 10,000 श्लोक होता है। ऋग्वेद संहिता जो बोलते हैं 10,000 जो श्लोक है, वो बहुत गैर से पढ़ा है मैंने। वो जो जगह के नाम बताया गया, जो नदी का नाम बताया गया, वो सब इंडियन है, बाहर का कोई नामो निशान है नहीं। अफगानिस्तान तक मैक्सिमम, क्योंकि पुराना इंडियन कल्चर तो अफगानिस्तान तक ही था। वो अब देखिए मौर्य डिनास्टी, जब चंद्रगुप्त मौर्य पूरा काबुल तक उनका सीमा था, उससे पहले अफगानिस्तान तक तो इंडियन कल्चर था। तो वेद में, ऋग्वेद में जो नाम को, एरिया, लोकेशन, रिवर, माउंटेन्स, हिल्स, जो भी नाम बताया गया, बाहर का तो कुछ है ही नहीं। तो बाहर से कैसे आ सकता है? आप बाहर से कभी आएंगे तो बाहर का बात एक बार दो बार भी तो बोलेंगे ना। हम वहाँ रहते थे, वहाँ से ये इसी कारण मैं यहाँ पे आ गया, वहाँ खाने का दिक्कत हो गया, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, नाम तो बोलेंगे एक बार दो बार ना। ऋग्वेद में एक बार भी नाम बोला नहीं। और जितना जो झगड़ा लड़ाई हुआ, यहाँ का ही लड़ाई हुआ, ये गोष्ठी से लेके वो उससे लड़ाई हुआ, बाहर का तो कुछ बात है ही नहीं। पूरा ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बात है। इंडिया के मतलब आज का इंडिया नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब पाकिस्तान लेके अफगानिस्तान लेके पूरा समझ सकते हैं, यहाँ का ही कल्चर है। और जो इंदस वैली सिविलाइजेशन का जो सब डॉक्यूमेंट्स मिला है, ये समझ लीजिए 9,000 ईयर्स से ये कल्चर यहाँ पे है मिनिमम। ओके, मुझे एक बात बताइए कि अभी जैसे हमारे एकेडमिक एजुकेशन से जो हिस्ट्री को हटा दिया गया बिल्कुल, क्योंकि आप समझिए स्कूल्स में जो है हिस्ट्री का मतलब है कि थोड़ा बहुत हमें मुगल्स के बारे में पढ़ा दिया गया है ना, अकबर, बाबर, बीरबल, और कुछ हमने अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ दिया है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट और अलेक्जेंडर 1 2 3 वट एवर, अशोका।
ज़्यादातर हमने कभी भी ना इंडियन राजाओं के बारे में कुछ लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा बताया नहीं, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाया है, बहुत कुछ किया है। सो इसका क्या नुकसान भुगत रहा है आज भारत? ना वो तो लोकशन के बारे में बात होंगे, लेकिन पहले तो ये मानना पड़ेगा ये दोष हमारा ही है, क्योंकि हमारा कल्चर ही डिफरेंट थे। हम तो लिखते नहीं, काम करते थे, लिखते तो है नहीं। जो एजुकेटेड लोग होते थे वो सिर्फ स्पिरिचुअल और रिलीजियस किताबें पढ़ते थे, लिखते थे। जब गीता पढ़ते हैं लेकिन कोई तो लिखते नहीं शिवाजी ने क्या किया, ऐसा क्या किया, लिखते नहीं। जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए, नई तरीक़ा से एजुकेशन सिस्टम चालू हुआ, वो लोग जैसे सिखाया गया वो सीखा, तो वो लेके तो इतिहास पूरा इतिहास भूल गए हम लोग। तो धीरे धीरे वो हिस्ट्री आ रहा है। पहले तो थोड़ा कुछ कम हुआ था। तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी कुछ लिखे थे, वो वेद के बारे में लिखे थे। बंगाल में कुछ पंडित लोग लिखे थे, यूपी में लिखे थे, एक दो करके लिखे। अभी आ रहा है वो हिस्ट्री, नया नया रिसर्च आ रहा है। ये सिलेबस में थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी, अब एकेडमिक्स में बढ़ा रहे हैं आ इसको। रहा है, आ रहा है। ओके, मुझे एक बात बताइए कि आज के दौर में ऋग्वेद या यजुर्वेद या अपने जितने भी वेद हैं उनको पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है? कोई फ़ायदा है पढ़ने का? देखिए, वेद में बहुत सारे चीज़ है। हम जितना वेद समझते हैं वो वेद का एक पार्ट है, लेकिन आयुर्वेद भी एक वेद है। ये मेडिसिन जो अब देखिए, जो आजकल का वेस्टर्न मेडिसिन होता है, अब देखिए बहुत सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट है ही नहीं। हम तो नेचुरल ट्रीटमेंट करते ही नहीं, जो होम्योपैथी मानते नहीं। वो एलोपैथ जो दवाएं होते हैं, आप देखिए ये है वो है, ये टेस्ट कर क्या है, वो तो डॉक्टर ने का फ़ायदा क्या है, पूरा टेस्ट रिपोर्ट देख के आप भी बता सकते हैं। कोई लेमन बता सकता है। है। तो वो जो आयुर्वेद चर्चा था, ये भी तो एक वेद थे, उनका भी तो चर्चा होना चाहिए। वेद का मतलब सिर्फ यज्ञ, होम यज्ञ करना नहीं है। बहुत सारे चीज़ होते थे, बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट, मेडिटेशंस वगैरह बहुत कुछ होते थे। वो तो वेद तो वियर्ड फास्ट सब्जेक्ट। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि वेद और साइंस एक मिक्स एंड मैच है, या साइंस का उसमें कुछ अंश है? ऑब्वियसली है। साइंस तो अंग्रेज लोग बोलते हैं, ये इंडियन में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। अब ज्ञान तो बहुत सारे चीज़ में होता है। ज्ञान तो ऐसे नहीं जो लेबोरेटरी में प्रूव होता है ऐसा ही ज्ञान है। ज्ञान तो उससे भी ज़्यादा ज्ञान है। बहुत कुछ तो लेबोरेटरी में प्रूव नहीं हो सकता है ना। हमारा जो प्राण है ये अभी तक प्रूव हुआ नहीं। आज भी लेबोरेटरी में ब्लड क्रिएट हुआ नहीं। अब किसी को ब्लड देना पड़ेगा तब आपको बांटता। करेक्ट। ब्लड तो क्रिएट हुआ नहीं अभी तक। वो हमारा प्राण जो होता है, आपका जो किडनी, ये बहुत सारे चीज़ें एक जगह मिला के तो एक प्राणी नहीं बना सकते अपना। आपको प्राणी नया क्लोनिंग करने के लिए एक सेल भी लगेगा। वो एक सेल से आप दूसरा सेल बना सकते हैं, कोश से। लेकिन ये भूत से, पंचभूत से नहीं बना सकता है ना। प्राण तो क्रिएट नहीं हुआ। तो विज्ञान यहाँ पे तो, साइंस तो यहाँ में आके रुक गया। अब जैसे मैंने जगह पढ़ा भी था कि हम जो सांस लेते हैं, जो व्हेन वी ब्रीद इन, तो पांचों एलिमेंट को हम ब्रीद इन करते हैं। मतलब इसीलिए सांस को हम बेसिकली भारतीय संस्कृति में प्राण वायु कहा गया है। एग्जैक्टली। सो ये भी मुझे लगता है कि ये भी साइंस प्रूफ नहीं कर पाया कि हम 5 एलिमेंट्स को किस प्रकार से ब्रीद इन करते हैं। एकदम नहीं है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी एक साइंस है जिसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। सूर्य विज्ञान तो बहुत पुराना विज्ञान है। सूर्य विज्ञान से बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, लेकिन तो बेसिकली स्वर विज्ञान का क्या क्या फायदा होता है अगर कोई इंसान सीख लेता है तो? देखिए ये जो अर्थ है, ये अर्थ तो पूरा सूर्य से चलता है, सन से चलता है सब कुछ। वो सूर्य से वो प्लांट्स होता है, वो प्लांट्स कुछ एनिमल्स खाते हैं, हम लोग प्लांट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कभी कभी जो नॉन वेज खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं। पूरा तो सूर्य से ही आता है। वो पूरा एनर्जी तो सन से ही आता है। वो एनर्जी एक ही तरफ से आ सकता है, ये तो आधा सत्य है। वो एनर्जी बहुत तरीके से आ सकता है। हाँ,
वो बहुत प्राणायाम से आता है। वो एनर्जी तो फ्लो आता है, फोटोन कोना बोलते हैं, सान से जो रे आता है, वो रे वो प्लांट से लेके हम लोग भाया आता है। आप अगर डायरेक्ट ले सकते हैं तो ये तो सूर्य विज्ञान में आता है। एक मेडिटेशन प्रोसेस है जो तो जहाँ से पूरा वो एनर्जी हम कॉस्मिक एनर्जी बेसिकली हम ले सकते हैं। ओके, आपने ये भी किताब लिखी है हरप्पन हरप्पन ट्रेड एंड ट्रेड वॉर। तो बेसिकली इस किताब का क्या कंटेंट है, उसका क्या रिलेशनशिप है भारतीय संस्कृति से या भारतीय ट्रेड से, जो बिजनेस, देखिए ट्रेड का मतलब तो बिजनेस हो गया, राइट? तो हरप्पन ट्रेड का आज के दौर में क्या रिलेशन है? हाँ, ये क्योंकि ये आपकी लेटेस्ट बुक है, राइट? हाँ, ये आपने राइट, शायद अभी राइट, 2000 राइट, राइट। 2024-25 में लिखी है शायद आपने। है ना, अभी निकला हुआ। अच्छा, अभी 2025 का ही एडिशन है ये। तो बेसिकली आज के तारीख में हरप्पन ट्रेड के बारे में या ट्रेड वॉर के बारे में बताने का क्या तात्पर्य है? मॉडर्न बिजनेस के साथ में क्या रिलेशनशिप है? अब देखिए, पूरा दुनिया में ट्रेड लेके ही तो वार हो रहा है अभी भी। बहुत सारे यहाँ पे ये ऑयल ऑयल लेके होता है, यह टंगस्टन लेके होता है, यह आजकल बहुत चाइना भी आ गया। पूरा दुनिया में कमोडिटी लेके तो वार ही चल रहा है। ये वार का डिफरेंट फॉर्म्स होता है। तो सबसे पुराना ट्रेड वार हुआ था उसी समय, आज से 5000 साल पहले। जो अब एक बात समझ लीजिए, जो इंडियन का कल्चर तो है गांव कल्चर, विलेज। और अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़ा बड़ा टाउन मिला है, हड़प्पा में टाउन मिला है। टाउन कब बनता है? जब आप बिजनेस करते हैं तब टाउन बनता है। एक जगह का बहुत सारे बिजनेस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बाहर से पैसा आता है। उस समय पैसा नहीं होता थे, उस समय गोल्ड होते थे और स्पेसियस मेटल्स होते हैं। जब बाहर कुछ कमोडिटी भेजेंगे, वहाँ से रुपया आएगा, तब जाके फ्लरिशमेंट होगा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा, रास्ता बनेगा, ड्रेन बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा। तो इंडस वैली में वो बड़ा बड़ा टाउन जो बनाया गया, वो इंटरनेशनल ट्रेड से बनाया। वो ट्रेड होते थे मेसोपोटामिया से, ओके, वो थ्रू पर्शियन गल्फ बाद में। लेकिन पहले वो ट्रेड होते थे थ्रू ईरान। वहाँ पे बहुत 100-200 साल लेके वार हुआ था। वो ईरान से लेके जो ट्रेड रूट था वो बंद हो गया। उसके बाद में पर्शियन गल्फ से जाके बहरीन होके इराक जाता जाता था। ये हिस्ट्री इस किताब में है, कैसे वो ट्रेड वॉर हुआ था, क्यों वो ट्रेड बंद हो गया, फिर इंडस वैली लोग फिर दोबारा अटैक किया, ये पूरा लेके। और ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ लेके, ओके, तो ईरान में आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला, विभिन्न जगह जगह में प्रूफ मिला। ये एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल प्रूफ लेके ये किताब है, ये फिक्शन नहीं है ओके। बेसिकली। तो ट्रेड वॉर, मेरा कहने का मतलब है, ये ट्रेड वॉर पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। आदमी लोग लड़ते हैं, चिरकाल लड़ते हैं। इसीलिए शिव जी का जरूरी है, लड़ाई झगड़े से दूर रहो। ओके, सो आपके रिसर्च के अनुसार शिव जी का जो अभी तक का जो लास्ट अवतार रहा वो कौन सा था? वो जो रिपोर्टेड है वो महाभारत के टाइम में लास्ट रिपोर्टेड है। उसी समय में जो था नकुलिश था, मेरू में चला गया। वो जो प्लेन लैंड में शिव जी रहा नहीं, वो फिर से हिमालय में चला गया। उसके आगे जो शिव जी था वो प्रभास, प्रभास का मतलब सोमनाथ टेम्पल जहाँ पे है, उस वो शिव जी का नाम भी था सोमक शर्मा, माने सोमनाथ का। सोम तो चंद्र होता है, चंद्रदेव वहाँ पे जाके तपस्या किया था, तब जाके शिव जी का दर्शन मिला था। उसके बाद 28 जो था वो एक कहानी है, महाभारत में एक कहानी है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, उसके बाद में पांडव लोग बोला, कृष्ण जी से बोला, जी हम तो ज्ञाति हत्या, रिलेटिव्स लोग को मार डालना, उसका जो पाप है। और एक गुरुजी था ब्राह्मण, द्रोणाचार्य ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या हुआ, वो युद्ध लेके बहुत सारे पाप हुआ, ये स्खलन कौन कर सकता है? तो कृष्ण जी ने बोला शंकर, शंकर जी ढूंढो, उसके ढूंढो। तो वो कहानी जो है लोक कहानी है। तो ये बात सुन के बनारस से शिव जी चला गया कि वो पांडव से नहीं मिलना चाहते थे। तो बहुत सारे दिन पांडव लोग ढूंढा, बहुत ढूंढते ढूंढते
ये मिला कि गुप्त काशी में शिव जी है। गुप्त काशी आप समझते हैं, केदारनाथ जाने का रास्ता में है। गुप्त काशी में चला गया, तब पांडव लोग फिर वहाँ से गया, लास्ट में उनका दर्शन हुआ केदारनाथ में। वो एक कहानी है, कहाँ शिव जी का दर्शन हुआ, तब जाके शिव जी ये किया। तो उसी समय से शिव जी ये प्लेन लैंड में रहना बंद कर दिया, क्योंकि इजी लोग कुछ कर लेगा और आके बाबा जी हमको मुक्त कर दीजिए, और वो तो भोलेनाथ आशुतोष थे, जो भी आके एक बेल पता दे सकते हैं, पानी डाल दिया और चलो मुक्त हो गया। इतना आसानी से तो नहीं होता, कर्म फल तो मिलना चाहिए। तो बेसिकली एक बात बताइए कि आज के दौर में भी जैसे मान लीजिए किसी को शिव जी को खुश करना है या उनकी आराधना करना है, तो सही तरीका क्या है वेरी पूजा वेरी करने का? सिंपल। फास्ट तो अपना कर्म, सीधा कर्म करना चाहिए, सत कर्म करना चाहिए, प्लेन लाइफ लीड करना चाहिए, खुद का अहंकार नहीं होना चाहिए, दूसरे का क्षेत्र कुछ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, दूसरों का कोई प्रॉब्लम हो, देना, हाँ, तकलीफ okay. हो, ऐसा हो। और शिव जी का तो पंचाक्षरी मंत्र है, वो जप कर सकते हैं। मेडिटेशन तो है ही, अलग अलग मेडिटेशन प्रोसेस है, लेकिन पहले खुद का कर्म ठीक करना चाहिए। मैं अगर कोई नेगेटिव कर्म करूं और बोलो शिव जी का कृपा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। शिव जी निजे खुद भी बहुत भोले हैं, खुद भी बहुत शांत है। अब उनका प्रतीक है, देखिए बेल, कितना शांत है, चुपचाप अपनी मस्ती में रहता है, अपनी चाल से चलता है। कोई आगे उसको छेड़े तब जाके वो रिवर्ट बैक करता है। वो शिव जी खुद भी खूब बहुत शांत मिजाज के है, चाहते हैं उनका जो भक्त है वो भी शांत रहे, अच्छे अच्छे कर्म करे, अच्छे अच्छे से जिए और नाम किया करे। ओके, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने कई बार देखा है कि जब भी लोग सावन आता है तो तारकेश्वर हो गया या वैद्यनाथ धाम हो गया, तो ऐसी जगहों पे शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन जिसमें से देखा गया है कि 80-85% जो लोग हैं वो जाके वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, गांजा वगैरह पी ये तो रहे गलत हैं, गलत है। या है ना, और वो प्रॉपर भक्ति से नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। ये तो हुजूग होता है ना, ये देखिए ना, मेसी आ गया, क्या हो गया, ये तो होता है। सब लोग जा रहा है, हम भी जा रहा है, खुद तो समझते नहीं। तो ये बेसिकली क्यों होता है? ये अनअवेयरनेस की वजह से हो रहा है कि लोगों में प्रॉपर बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है बहुत कि तो थोड़ा कम है। फिर भी बाबा की दर्शन में जाते हैं, ये तो खुद फिर भी थोड़ा सा अच्छा तो है ही, किसी को जाके हार्म करने से तो अच्छा है। लेकिन खुद का लाइफस्टाइल में सुधरना भी जरूरी है। ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ तो होता है, तीर्थ यात्रा से कुछ तो इफेक्ट कुछ तो फायदा होता है। आपने एक किताब लिखी जो बांग्लादेश से आपने रिलीज की है, हाँ। है ना? सो इस किताब के बारे में थोड़ा बताइए कि बांग्लादेश से क्यों रिलीज किया आपने? ऐसा मतलब बांग्लादेश से एक्स्ट्रा कोई प्यार मोहब्बत है आपको और या समथिंग, ये इस बारे में कि बांग्लादेश की हिस्ट्री है इस किताब में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो आपने बताया 28 बुक्स है, उसमें से 25 बुक्स ही बंगाली है एक्चुअली। तो बंगाली बुक्स कलकत्ता से निकलता है, मेरा किताब बांग्लादेश में बिकता है। बंगाली स्पीकिंग लोग जो है वो पढ़ते हैं, तो वहाँ के कुछ पब्लिशर्स कभी कभी बोलते हैं। तो मेरा 7 किताब जो है वो कलकत्ता से भी है, बांग्लादेश से भी, अलग अलग पब्लिशर से। तो किताब वो किताब जो एक ही जो है। किताब बांग्लादेश के जो पब्लिशर्स हैं उसमें हिस्ट्री कहाँ की है? इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन हुआ कि बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में तो डिस्कशन मेरा हुआ? किताब एक ही तरफ से है, एक ही जैसा है। वो किताब तो यहाँ पे भी लोग पढ़ते हैं, लोग देखिए, मजहब जो भी हो, लोगों को जानने का कौतूहल तो होता है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो कोई धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कि धर्म के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो पुराण में हिस्ट्री आता है ये बोलता हूँ। ये जानने का इंटरेस्ट तो बहुत लोगों का होता है। तो बेसिकली सारी किताबें जो आपकी हैं वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ही है, इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर में है? नहीं नहीं, ये तो मेसोपोटामिया का माइथोलॉजी को लेके है। ओके। ऐसे कि रोम के है, ग्रीस का है, बहुत सारे पुराने सिविलाइजेशंस जितना है के ऊपर में अपना सारा इंटरेस्ट लिखा हुआ है। सो मुझे बात बताइए कि पुराने सिविलाइजेशन से आज के सिविलाइजेशन का क्या अंतर है, या हम पुराने सिविलाइजेशन से कुछ सीख सकते हैं कि हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, ज़्यादा बेहतर हो गए हैं पहले से? व्हाट डू यू थिंक? नहीं नहीं, ये तो
संस्कृत में बोलते हैं चक्रवत परिवर्तन थे, ये चक्र जैसा होता है, उससे परिवर्तन, अच्छाई बुराई आता है जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, पुराने जितने सिविलाइजेशन होते थे, एक इंडिया छोड़ के और सब कुछ भी बदल गया है। ग्रीस तो पहले जैसा है ही नहीं, इजिप्ट भी पहले जैसा है ही नहीं, मेसोपोटामिया भी है नहीं, रोम भी है ही नहीं, लेकिन इंडिया में है। इसमें ये सोचना चाहिए इंडियन जो फिलोसफी है कितना गहरा है। इतना सारे फॉरेन कल्चर्स आके यहाँ शासन करने के बाद भी, 700-700 ईयर्स ये रूल करने के बाद भी यहाँ का कल्चर ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ईरान का भी तो जैन दावेस्ता होते थे, वहाँ वह कल्चर तो अभी है नहीं। ग्रीस का भी तो बदल गया, क्रिश्चियन कल्चर आ गया। द इंडियन कल्चर सेम ही है। और एक चाइना भी सिविलाइजेशन कंटिन्यूअस चल रहा है। तो इसमें बेसिक जो जगह है वो मजबूत होना चाहिए, फिलोसफी मजबूत होना चाहिए। ये जो इंडियन जो हड़प्पन एक पार्ट था, वो तो बड़ा बड़ा बिजनेस पर्पस में चला गया, बेस छोड़ दिया, इसलिए तो ख़त्म हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। 3000 एरियाज, आप समझ, एक दो टाउन है नहीं, कितना सारे जगह, वो पूरा बिल्कुल वैनिश हो गया। तो बेसिक से, नेचर से, जो वैल्यू सिस्टम से ये हटना नहीं चाहिए, ये सीखना पड़ेगा सभी कल्चर में। ये तो जो बोलते हैं वोक बात जो, ये तो एक दिन जाके खुद ख़त्म हो जाता है। रोमन कल्चर में जाइए, इजिप्ट में जाइए, वो कल्चर में इतने ये भी आ गया, एक्स्ट्रा वैगन, ये फाइटिंग लाइफ में। लेकिन वो जो बेसिक जो कल्चर, बेस जो आत्मा का खोज, ये छोड़ दिया तो वो कल्चर टिकेगा नहीं। द फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट, और फाउंडेशन पकड़ के रखना है बेसिकली। वो हमारे हर लाइफ में भी काम आता है, हर चीज़ में है कि हमारे जो भी संस्कार है, जो संस्कृति है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उनको हमेशा पकड़ के रखना है। करेक्ट? यस, प्रॉपर्टी से, पैसे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम्बलनेस होना चाहिए। ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मुझे एक बात बताइए कि आज के तारीख में, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा एक पॉइंट जो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में लगा हो, या इंडस सिविलाइजेशन में लगा हो, या पुराने किसी भी सिविलाइजेशन में जो आपको एक ऐसी खास बात लगी है जो आज के दौर में भी वो काम करती है और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, वो एक दो पॉइंट क्या हो सकते हैं? सर्चिंग, कॉन्टिन्यूअस सर्चिंग, जो अब एक कॉमर्शियल पॉपुलर डायलॉग बोल रहा, जो थम गया समझो थम गया, जो जब कैसे बोलते हैं ना, अगर कोई रुक गया तो रुक ही गया। कंटिन्यूअस सर्चिंग होना चाहिए, माने इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, जो भी लेके व्हाट नेक्स्ट, हाँ, व्हाट नेक्स्ट एंड व्हाट डेवलपमेंट। अब बिजनेस में लेके भी आप देखिए, जो बड़ा बिजनेस हाउस है, ऐसा नहीं कि एक बिजनेस लेके चुपचाप बैठा है, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए हिंदुस्तान मोटर्स फैक्ट्री, एक ही जैसा एम्बेसडर बनाते थे, ख़त्म हो गए। गाड़ी बनाया नहीं, दूसरा गाड़ी कोई बनाया नहीं। और एशिया में एक नंबर था एक समय में। राइट। तो जो भी हो, कंटिन्यूअस सर्चिंग होना चाहिए, इसके आगे क्या है, आगे डेवलपमेंट क्या है। मतलब हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। आप देखो कि फ़ोन भी अगर आज की तारीख में अगर Right. अपग्रेड नहीं होता है तो पुराना वाला फ़ोन तो डिग्रेड ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। लाइफ के समय भी वैसा ही है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। मैं 2-3 सवाल और पूछना चाहूँगा कि आप एज अ हिस्टोरियन तो काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ कर रहे हैं, बट एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एज अ एडिशनल लेबर कमिश्नर भी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत आप काम करते हो। सो बेसिकली आप एग्जैक्टली आपके पोस्ट के आप किस प्रकार से हेल्प करते हो, या डिपार्टमेंट कैसे काम करता है ये वाला? हिस्ट्री से तो कोई तालमेल कोई तालमेल नहीं, ऑफ कोर्स, ये बात है, ये बहुत ही अलग चीज़ है। पूरा अलग बिल्कुल, चीज़ है। ये आपका पूरा प्रोफेशन है। तो हम जानना चाहते हैं क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लेबर्स को हैंडल करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, या जो उनको प्रॉपर जानकारियां नहीं है कि भाई फैक्ट्री खोल रहे हैं, अगर उनके पास 100 लेबर है तो उनका ख्याल कैसे रखते हैं। गवर्नमेंट से कैसी कैसी स्कीम्स लेबर्स के लिए दी जाती हैं ताकि लेबर को भी फ़ायदा हो, बिजनेसमैन को भी फ़ायदा हो। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से एग्जैक्टली लेबर्स इस बारे में जानकारी ले सकता है, या ओनर्स को कैसे फ़ायदा मिल सकता है? मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली ब्लॉक लेवल से होता है। ओके। एवरी ब्लॉक, जैसे बीडीओ बैठते हैं, वहाँ पे हमारा इंस्पेक्टर लेबर इंस्पेक्टर होता है।
एवरी सब डिवीजन में एक ऑफिसर होता है जो सिविल सर्विस से आता है, उनको असिस्टेंट कमिश्नर बोलते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर है जो डिप्टी कमिश्नर होता है। ये लेके बहुत सारे ऑफिस है। कोई भी कभी भी हमारा ऑफिस में आ जाइए, बात हो सकता है। वी ट्राई टू कोऑपरेट एवरीबॉडी, चाहे वो वर्कर्स हो चाहे वो एंटरप्रेनर्स हो। और वेस्ट बंगाल लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और जो जो कानून लेके काम होता है वो सब ओपन है, उसमें कोई सब ट्रांसपेरेंसी है सारी चीज़ों में। बहुत ट्रांसपेरेंसी है। वो सेंट्रल एक्ट है, पार्लियामेंट से पास होता है। जब अमेंडमेंट होता है पार्लियामेंट से ही होता है। वो एक्चुअली इंडियन एक्ट, पूरा इंडिया में एक ही कानून चलता है आज तक। तो उसमें कोई एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट and we try to cooperate everybody. If anybody come to any subdivision, any district, there are our officers are there, they are ready to cooperate. अब जैसे लेबर्स, मैंने देखा कि आज बहुत सारी कंपनीज में जो है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि लेबर स्ट्राइक हो जाता है और लेबर यूनियन होता है, तो इस तरह को की चीज़ों कैसे सॉल्व होता है? अब ऐसा कुछ नहीं होता आज तक तो बहुत कम हो गया। जो लेबर स्ट्राइक यूनियन ऐसा जो एक समय दिखाया गया था, क्या नमक हराम ऐसा है ना, अमिताभ राजेश खन्ना जी का, वो ज़माना तो है ही नहीं। आजकल वर्कर लोग भी समझते हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी बहुत सारे चीज़ लेके परेशान रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रॉफिट लेके भाग जाता है ऑल बिजनेसमैन, ऐसा वो लोग भी नहीं बिलीव करते हैं। सबको मिलजुल कर इक्विलिब्रियम लेके भी चलना पड़ेगा। कोई इन्वेस्टर डिसऑनेस्ट हो सकता है, सब तो डिसऑनेस्ट है नहीं होता, राइट। वर्कर लोग भी थोड़ा समझदार हो गया है। अब पूरा वर्ल्ड में भी तो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहा है। सब लोग थोड़ा बैलेंस मेंटेन कर रहा है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम आपका और समय लगेगा, आई नो। बहुत से सवाल हैं, लेकिन हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपको बुलाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन जाने से पहले रजत सर, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो हिस्ट्री को लेकर हो, है ना, जो आपकी जिज्ञासा को लेकर हो, जो आज के दौर में उनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करे, हिस्ट्री के प्रति उनकी रुचि बढ़ाए। क्योंकि हमने जो हिस्ट्री पढ़ा, देखिए वो बिल्कुल भी रुचिहीन है, मतलब उसमें कोई भी इंटरेस्ट आता नहीं है, कोई पढ़ना चाहता नहीं है। तो आप एज ए रिसर्चर, एज ए हिस्टोरियन, आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि हमारी ज़िंदगी में हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, और हम जेंजीज हो गए और कुछ जो 40s के एज में भी है, उन्हें भी क्यों पढ़ना चाहिए या हिस्ट्री के बारे में क्यों जानना चाहिए? देखिए, एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि अगर अतीत नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि बार बार रिपीट होता है, लाइफ साइकिल रिपीट होता है, एवरी 100 ईयर्स, एवरी 50 ईयर्स। जो लोग कुछ नहीं जानते हैं पास्ट के बारे में, वो फ्यूचर के बारे में कुछ सोचने भी नहीं सकते। जो चल रहा है वो प्रेजेंट ही सब कुछ है नहीं। वो जो रिपीट होता है, कैसे रिपीट होता है, कैसे दिक्कत आता है, कैसे सोसाइटी में चेंजेस होता है, ये जानना जरूरी है। जितना जानेंगे उतना भी ठीक डिसीजन ले सकते हैं सब लोग। और पढ़ना तो चाहिए। और सबसे पहले मैं जो सोचता हूँ, जो कुछ सामने आता है, अब क्वेश्चन कीजिए खुद से, जो बोला गया, जो लिखा गया, ये सही है कि दूसरा कुछ है ही। और थोड़ा देखिए, मैंने बोल दिया इसका मतलब है नहीं आप लोग मान लेंगे। अभी सोचिए ना, जो किताब के बारे में बताएगा, खुल के देखिए ये सही में लिखा है कि नहीं। रजत पला के गवर्नमेंट ऑफिसर आके बड़ा बात करके चला गया, ऐसा नहीं। खुद भी सोचिए, क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए, जानिए, समझिए। हो सकता है दूसरा कुछ नया चीज़ आपसे भी निकल आ सकता है। बहुत अच्छा। तो देखा दोस्तों कि किस प्रकार से रजत सर ने बहुत प्यारी बात कही और बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 एलिमेंट को कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये आपने भी सुना होगा आपके माँ बाप से इस बात को कई बार कहते हुए। और जब हिस्ट्री की बात हो रही है, तो आज का जो दौर है जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, जहाँ पर सच्चाई में कई फैमिलीज को ये नहीं पता कि उनके दादाजी का नाम क्या है, परदादाजी का क्या नाम क्या है, उनका क्या बिजनेस था, वो कहाँ रहते थे, वगैरह वगैरह। बच्चे जो है केवल अपने माँ बाप का नाम जानते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं जानते। तो जैसा रजत सर ने बिल्कुल कहा
कि अगर आप हिस्ट्री के बारे में नहीं जानोगे तो फ्यूचर को कभी क्रिएट नहीं कर सकते। सो छोटे से शुरुआत करिए, आप अपने फैमिली के हिस्ट्री को भी जानिए कि आपके दादा परदादा कहाँ रहा करते थे, क्या नाम था, क्या बिजनेस थे, कितने भाई बहन थे, वगैरह वगैरह। खुद की एक हिस्ट्री की किताब बनाइए अपनी फैमिली की, वहाँ से शुरू करिए। और फिर जितने भी वेद हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे वेद आप पढ़ डालो, लेकिन हाँ, शुरुआत तो आप ऋग्वेद या यजुर्वेद या किसी भी वेद से शुरू कर सकते हैं, या आप भगवत गीता से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं आपको वहाँ से मिलेंगी। भारतीय संस्कृति के बारे में जितना आप जानेंगे उतनी ही सही जानकारी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रजत सर। बहुत अच्छा कंक्लूड किया आपने, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये तो था हमारा एपिसोड, और हम इसी प्रकार से हर एपिसोड में अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटीज, ऑथर, आर्टिस्ट इन्हें लेकर आते हैं ताकि वो अपनी जर्नी के जरिए आप सभी को इंस्पायर कर सकें और आपको नए रास्ते, नए राह दिखा सकें ताकि आप भी उनकी तरह बन सकें। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो दिल से उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी एक नई जानकारी ले सकें, नया कुछ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।